जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिले, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो दोस्तों, बताना है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र ग्रह की पूजा यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। दोस्तों, आप अपनी कॉपी लेकर बैठें ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिले। इन्हें क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस माह में होती है? तो दोस्तों, पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस माह में होती है? इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जनवरी, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मार्च, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनवरी में। जनवरी में पृथ्वी की अपसौर स्थिति होती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम सियाल किसने रखा था, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वेस नाम के वैज्ञानिक ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम सियाल रखा था। इसे जरूर नोट कर लें, यह एग्जामों में पूछा जाता है। आप अपनी कॉपी लेकर बैठें और दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिले। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रधानता है, यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सीमा, निफे और सियाल, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निफे। निफे में निकिल और लोहे की प्रधानता मानी जाती है और यह दोस्तों पृथ्वी का एक भाग है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो दोस्तों, बताना है भूपृष्ठ के किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। यानी सीमा जो परत है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो दोस्तों, बताना है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 68%। 68% द्रव्यमान मेटल में पाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो दोस्तों, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर गहराई तक है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल का विकास है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल
धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? तो दोस्तों बताना है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 29.2%। 29.2% पृथ्वी के धरातल पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो दोस्तों बताना है क्रोड किस से बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहे से क्रोड बना हुआ है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमा। और दोस्तों सबसे नीचे की परत निफे है और दोस्तों सबसे ऊपर की सियाल है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बताना है टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 180 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आपको आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिले। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले कि आपने 2 पार्ट ना देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले के ज्योग्राफी के 2 पार्ट देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वह अक्षांशों की संख्या थी और यहाँ देशांतरों की संख्या पूछी गई है। तो देशांतरों की संख्या कितनी है? यह है दोस्तों 360, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 360 देशांतरों की संख्या है। और दोस्तों अक्षांशों की संख्या 180 है। इनमें डिफरेंट है, इन्हें जरूर याद रखें और नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो दोस्तों इन नगरों में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सा शहर है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर सिटी भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट देश है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों किस देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है जायरे, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है चीन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भारत, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जायरे देश के मध्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और दोस्तों चीन और भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह जरूर नोट कर लें, यह एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि तिथि जो बताती है वह रेखा कहाँ कितने डिग्री से होकर गुजरती है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 180, ऑप्शन नंबर बी है 120, ऑप्शन नंबर सी है 270, ऑप्शन नंबर डी है 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री से होकर दिनांक रेखा गुजरती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? दोस्तों ग्रीनविच रेखा किस देश में है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूके देश में ग्रीनविच रेखा गुजरती है। और दोस्तों यूके से अपने देश का टाइम 5.5 घंटे आगे रहता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर है? तो दोस्तों एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय का अंतर क्या है? एक देशांतर के बीच पार करने की दूरी को कितने समय लगेगा यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का समय अंतर आता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था
यह किया गया था दोस्तों 1884 में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण 1884 में किया गया था। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों इलाहाबाद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलाहाबाद के नैनी शहर से यह किया जाता है। इसी के बाद साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैल से ढका है? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी शैल से ढका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75%। 75% भाग अपसादी शैलों से ढका हुआ है। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है परतदार, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अजबे चट्टान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजबे चट्टान। अजबे चट्टान से कोयला निकाला जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपको कहीं देखने नहीं मिला होगा, इसे जरूर नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो दोस्तों कौन सी चट्टान ऐसी है इनमें से जो रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। और दोस्तों सैलेट, संगमरमर और स्फटिक यह रूपांतरित चट्टानें हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सेलेट, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है स्फटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी संगमरमर। संगमरमर कायांतरित चट्टान यानी सेल है, इसे जरूर नोट कर लें, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारे आगरा में जो संगमरमर लगा है वह मकराना से राजस्थान से आया था। और दोस्तों हमारे देश में मकराना से ही सबसे ज़्यादा संगमरमर निकाला जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत किस देश में स्थित है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। नेपाल में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर स्थित है, जिसका नाम दोस्तों जैसे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो दोस्तों बताना है दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, संगमरमर का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों संगमरमर का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किलियू संगमरमर का संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलियू है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कोटोपैसी कहाँ स्थित है? कोटोपैसी ज्वालामुखी है दोस्तों, और यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर देश में कोटोपैसी स्थित है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत है तो यह बताना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है दोस्तों 78%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों
वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।